हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो दोस्तों, आज हम देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हम लोग पिछले क्लास के वीडियो में हम लोग देखी थी। उसमें जो कुछ छूट गई थी, आज हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आज हम जैसे कि राज्यपाल से संबंधित, फिर मंत्रिपरिषद से संबंधित, या फिर विधानमंडल, या फिर हाईकोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को जो है लेकर के आए हैं, जो बिल्कुल ही बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग बिल्कुल स्किप करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। राज्यपाल से संबंधित है अनुच्छेद 152। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 152 में कहा गया है कि बेसिकली अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी गई है राज्यपाल की, कि राज्यपाल की परिभाषा क्या है और किन किन परिस्थितियों में हम इस परिभाषा को मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला दोस्तों। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ऐसा लिखा गया है। राज्य के लिए राज्यपाल। जो है दोस्तों, आपने देखते ही हैं कि हर राज्य का एक अपना राज्यपाल होता है, जो बेसिकली संवैधानिक रूप से उस राज्य का प्रधान होता है। वास्तविक रूप से बहरहाल वो नहीं रहते हैं, वास्तविक रूप से तो मुख्यमंत्री ही रहता है, पर संवैधानिक रूप से वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। तो वही चर्चा करी गई है आर्टिकल 153 में कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 154। 154 में कहा गया है कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हो गई। इसमें राज्यपाल की शक्तियों, आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्ति के बारे में विश्लेषण किया गया है कि उनको विधि के क्षेत्र में क्या शक्तियां होगी, प्रशासन के क्षेत्र में क्या शक्तियां होगी, या फिर वित्तीय क्षेत्र में क्या शक्तियां होगी। तो इन सारी शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 154 में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में निर्वाचन से संबंधित प्रोविजंस करी गई है। आर्टिकल 155 में निर्वाचन से संबंधित प्रोविजन है कि राज्यपाल का निर्वाचन किस तरह से होगा, या फिर अभी तो बेसिकली उसका निर्वाचन नहीं होता, अब तो मनोनयन होता है, लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा उसका उल्लेख आर्टिकल 155 में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में क्षमादान। यह दोस्तों बेसिकली इंडिया में जो है वो राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आगे चल के हम लोग इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि राज्यपाल को क्या क्षमादान की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को क्या क्षमादान की शक्तियां हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझ लें कि क्षमादान की जो शक्तियां हैं राज्यपाल को, वो आर्टिकल 161 के तहत है। चलिए अगला देखते हैं आप। मंत्रिपरिषद है, ये राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ये जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। बेसिकली ऐसा है कि राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनको सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 163 में करी गई है। और आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 164 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री होगा। तो आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री के बारे में बताता है, और इसको तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े ही थे कि महाधिवक्ता
जो राज्य का मतलब संवैधानिक विशेषज्ञ होता है एक सरकारी वकील के तौर पे, उसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं विधानमंडल से संबंधित। विधानमंडल 168 कहता है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा। बेसिकली विधानमंडल का मतलब है कि विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधानसभा निम्न सदन होता है और राज्यपाल, तीनों का मिला जुला जो रूप होता है उसे ही हम विधानमंडल कहते हैं। तो आर्टिकल 168 के तहत विधान मंडल का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद को हर राज्य में, आप जैसे कि जानते ही होंगे कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है। ये राज्य का विशेषाधिकार होता है कि राज्य का विधानसभा बहुमत से पास करके संसद के पास बिल भेजे कि वो यदि रखना चाहता है तो ठीक है, यदि नहीं रखना चाहता है तो ठीक है। जो करना चाहता है उस चीज को सकारात्मक रूप में लेते हुए एक बिल पास करके भेजे तो वो या तो वो विधानसभा को रख भी सकते हैं या फिर खत्म भी कर सकते हैं। यदि उनके पास ऑलरेडी है तो वो खत्म कर सकते हैं, नहीं है तो वो निर्माण भी कर सकते हैं। तो इस चीज का वर्णन 169 में करी गई है। अगला देखते हैं 170 में विधान सभा की संरचना। 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अगला है 170, इसमें विधान परिषद। 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। तो हम लोग देख लिए विधानमंडल से संबंधित 168 हो गया आपको विधानमंडल, 169 हो गया विधान परिषद को यदि हम रखना चाहें या फिर खत्म करना चाहें। फिर 170 हो गया आपको विधानसभा की संरचना, 171 हो गया विधान परिषद की संरचना। चलिए अगला देखते हैं, हाईकोर्ट से संबंधित है ये। स्टेट में हाई कोर्ट होती है। बेसिकली मतलब न्यायालय का जो व्यवस्था है, जुडिशियरी सिस्टम इंडिया में, वो एक हरी है। नो, ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये केंद्र का है, ये राज्य का है, सारा भारत का ही है। वो एक पिरामिड नुमा आकार में है जिसमें सर्वोच्च पे सुप्रीम कोर्ट होती है और बीच में हाई कोर्ट होती है और नीचे में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है या सेशन कोर्ट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, तो होती है। तो इसमें जो है दोस्तों तो देखते हैं आर्टिकल 214 में कहा गया है कि राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 में कही गई है। अगला देखते हैं आर्टिकल 216 में कहा गया है इसके गठन के बारे में। आर्टिकल 216 में इसका वर्णन किया गया है कि इसका गठन कैसा हो, इसकी संरचना कैसा हो, इसका स्वरूप कैसा हो, इन सब चीजों का वर्णन आर्टिकल 216 में करी गई है। अब है आर्टिकल 231 में कहा गया है, आर्टिकल 231 में कहा गया है कि एक या एक से अधिक, मतलब बेसिकली इसका है कि कोई भी उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों का कार्य भी कर सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे पंजाब का हो गया, गुजरात का हो गया उच्चतम न्यायालय है, तो वो अन्य भी राज्यों का कार्यभार संभाले हुआ है। तो आर्टिकल 231 में यही कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का कार्यभार भी संभाल सकता है। चलिए दोस्तों, तो अगला देखते हैं हम अब केंद्र राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसे हम लोग चलिए देख लेते हैं। चलिए, ये है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे देती है, तो उस पर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249
राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाई जाती है, आर्टिकल 249 के तहत। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 262। 262 कहता है कि नदी जल विवाद, नदी जल विवाद जो होती है, नदी जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 262 कहता है कि नदी जल विवाद जो है वो एक अधिकरण के माध्यम से सुलझाई जाएगी, दो राज्यों के बीच या फिर तीन राज्यों के बीच। जैसे आपने सुना होगा कावेरी नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद, तो इन सब विवादों का उल्लेख जो है आर्टिकल 262 में करी गई है। आर्टिकल अब देखते हैं आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। बेसिकली इसका मतलब है कि राज्यों का एक काउंसिल जो आपसी विवादों को, समस्याओं को हल करे और एक दूसरे में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दे, तो इन चीजों का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 263 में करी गई है। अगला है दोस्तों आर्टिकल 266 संचित निधि। ये केंद्र सरकार की एक निधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक खाता टाइप, लुक्स लाइक खाता, तो उस टाइप का होता है जिसमें पैसा रखी जाती है, जो बेसिकली पूरा स्टोर होता है वो पैसा, उस पैसा पर संसद का नियंत्रण होता है और ये संचित निधि मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है। अगला देखते हैं आर्टिकल 267, ये है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, अब देखिए ये मतलब पढ़ने से ही, सुनने से ही पता चलता है कि किस तरह का निधि है। जैसे संचित निधि है, ये संचित निधि जो होती है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। तो ये निधि जो है, संचित निधि का मतलब है कि पैसा वहां रखा हुआ है, मतलब पैसा तो कहाँ रखता है, अपना रखा हुआ है। लेकिन आकस्मिक निधि का मतलब है कि ये मतलब इमरजेंसी वर्क के लिए रखा हुआ है, यदि कोई तत्कालीन महत्वपूर्ण आवश्यकता है, कोई कुछ पड़ जाए तो तत्काल उससे पैसा निकाले जा सकते हैं। लेकिन संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की परमिशन जरूरी है, बट आकस्मिक निधि परमिशन लेकर के आकस्मिक निधि में, संचित निधि से पैसा निकाल के आकस्मिक निधि में रखी जाती है। क्योंकि मान लीजिए कोई इमरजेंसी वर्क है, उस समय हम संसद से परमिशन लेने के लिए तो नहीं जाएंगे, दैट्स व्हाई। अगला देखते हैं, अगला है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, जो 5 वर्ष के लिए कार्य करता है, उसकी विषय वस्तु क्या होती है, उसके पास रिपोर्ट किस टाइप का होता है, वित्त आयोग रिपोर्ट किसको देता है, तो इन सब चीजों का उल्लेख आर्टिकल 280 में करी गई है। आर्टिकल 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। आप जैसे कि जानते ही होंगे कि पूरे भारत में 3 तरह की ऑल इंडिया सर्विस है जो आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग आती है। वो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 सेवाएं हैं, इनका उल्लेख आर्टिकल 312 में करी गई है। फिर आर्टिकल 315 है, ये हो गया यूपीएससी। यूपीएससी एक ऑटोनोमिक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट, बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन बेसिकली इसका फेमस एग्जाम जो है जिससे ऑल इंडिया सर्विस सिलेक्शन होता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, फिर बहुत सारा मतलब उसमें कैटेगरीज है। तो ये जो है वो आर्टिकल 315 के अकॉर्डिंग आती है। चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 224 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
निर्वाचन आयोग से संबंधित है आर्टिकल 324। ये बेसिकली निर्वाचन आयोग भी एक ऑटोनॉमी बॉडी है, 3 सदस्यीय मतलब संस्था है। तो इसमें संरचना इसका क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या है, इन सब सारी चीजों का उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, SC ST आंग्ल भारतीय से संबंधित कुछ है, यहाँ तक है, यहाँ तक SC ST आंग्ल भारतीयों से संबंधित है। फिर यहाँ आके फिर हम लोग देखेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 330 जो है बेसिकली वो है कि लोकसभा में SC ST को आरक्षण, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी 47 समथिंग लाइक 47 और 85 रिजर्वेशन है SC ST का लोकसभा में। तो लोकसभा में SC ST को आरक्षण, लोकसभा में SC और ST को आरक्षण। आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग विधानसभा में SC ST को आरक्षण। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में SC ST को आरक्षण मिलता है और आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में SC ST को आरक्षण मिलता है। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय या फिर एंग्लो इंडियन। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन मिलता है और आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन मिलता है। तो हम लोग देख लिए कि आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में SC ST को आरक्षण मिलता है, आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में SC ST को आरक्षण मिलता है, फिर आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन मिलता है, आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन मिलता है। अब ये हो गया। आर्टिकल 335 जो है वो है सेवा या फिर पदावधि आदि में छूट। SC ST या एंग्लो इंडियन को सेवा पदावधि या फिर इत्यादि इस तरह की जो चीजें होती है, प्रमोशन वगैरह होता है, तो इन सब चीजों में उनको छूट मिलती है आर्टिकल 335 के तहत। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 है, आर्टिकल 338 कहता है कि SC आयोग, अनुच्छेद 338 के तहत SC आयोग का वर्णन किया गया है। फिर आर्टिकल 338A के तहत ST आयोग का वर्णन किया गया है। आर्टिकल इसी से संबंधित है आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 कहता है कि OBC आयोग, आर्टिकल 340 है दोस्तों OBC आयोग। और फिर आर्टिकल 343 राजभाषा से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि भाषा हिंदी होगा और लिपि जो होगा वो देवनागरी होगा। ये आप देख सकते हैं, ये राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा से संबंधित है, इसमें है हिंदी होगा, राजभाषा हिंदी होगा और लिपि जो होगा वो देवनागरी होगा। लिपि जो होगा वो देवनागरी होगा। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 हो गया राष्ट्रीय आपात। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि राष्ट्रीय इमरजेंसी जो मतलब इमरजेंसी जो होता है वो 3 तरह का होता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। जो दोस्त नए होंगे मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पिछली वीडियो जाके देख ले, प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो उन्हें ये समझने में ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। चलिए अगला देखते हैं
ये तीन जो है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 352 हो गया राष्ट्रीय आपात, 356 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जिसमें मतलब राज्य में राष्ट्रपति का शासन लग जाता है। अब 360 हो गया वित्तीय आपात। 360 हो गया वित्तीय आपात जिसमें राज्य की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर वित्तीय आपात वैसे अभी तक लगी नहीं है, एक बार भी नहीं लगी है, तो ये हो गया। और उसके बाद लास्ट जो है वो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो मतलब संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया है, जिसमें एक है कि मतलब सामान्य बहुमत से पास हो जाता है, एक है कि 2/3 बहुमत से पास होता है, और तीसरा है कि 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों मतलब राज्यों का बहुमत भी होना चाहिए। जितना मतलब 28 राज्य है तो 15 राज्य का बहुमत भी होना चाहिए बिल, तो वो इस प्रोसेस से संघीय टाइप का जो कुछ भी इश्यूज होती है उस पे जरूरत होता है। चलिए दोस्तों, तो आई होप हम लोग आज कंप्लीट कर लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण था, आज इस वीडियो के साथ में सारा कवर कर चुका हूँ। और आई होप जितना भी यदि अनुच्छेद से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आप 100% आप कर लेंगे। चलिए, तो आई थिंक अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप चाहें तो आप कमेंट भी करके हमको बता सकते हैं कि मैं किस नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।